हेलो एवरीवन। तो कैसे हो सब? ठीक ठाक चल रहा है सब पढ़ाई लिखाई? क्यों? उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक चल रहा होगा और आप लोग भी डेली बेसिस पे पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हमने क्या करा था? लास्ट क्लास में हमने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंस देखे थे। वो हमारे पूरे नहीं हो पाए थे, थोड़ा सा ही हुआ था बस। मैं आपको बता देती हूँ, 6 7 8 पॉइंट हुए थे, 10 पॉइंट हुए थे। सॉरी 10 नहीं हुए थे, पूरे 9 ही पॉइंट हुए थे। बाकी आज अभी आगे करना है। ठीक है, तो इसको रिवाइज करा देते हैं फिर से एक बार, कल क्या क्या करवाया था। ठीक है, तो इसमें जो है, इसमें प्रोकैरियोटिक में क्या होता है कि प्रो मीन्स क्या होता है, हम वर्ड्स को क्या करेंगे, स्प्लिट करके पढ़ेंगे सारे। तो प्रो मतलब क्या होता है, प्रो मीन्स हो जाएगा प्रिमिटिव, कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियर। तो प्रोकैरियोटिक में कैसा न्यूक्लियस पाया जाता है? प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है। वहीं इधर यूकैरियोट में यू का मतलब होता है डेवलप्ड, कैरियो मतलब न्यूक्लियस। तो इसमें न्यूक्लियस कैसा होगा? डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा। तो ये डेवलप्ड न्यूक्लियस क्यों होगा? रीज़न, तो उसका रीज़न ये है क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, प्रेजेंट होती है। इधर इसका रीज़न क्या है कि इसमें प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस क्यों होता है? तो इसमें ये इसलिए होता है क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है। ठीक है, और इसमें क्या होती है, हिस्टोन प्रोटीन अब्सेंट होती है, इधर हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। कल हमने अच्छे से बताया था हिस्टोन प्रोटीन का क्या काम होता है। तो मैं आपको सिर्फ इतना बता देती हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो आप लास्ट लेक्चर में देख लीजिएगा। तो हिस्टोन प्रोटीन का काम होता है डीएनए को अरेंज करना। ठीक है, तो हिस्टोन प्रोटीन जहाँ पे प्रेजेंट होगी, हिस्टोन प्रोटीन क्या करती है, ट्रू क्रोमोसोम्स बनाती है। तो यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है तो ट्रू क्रोमोसोम्स यहाँ पे एब्सेंट होंगे। इधर ट्रू क्रोमोसोम्स सॉरी हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है तो ट्रू क्रोमोसोम्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पे नहीं है, तो हिस्टोन प्रोटीन की जगह दूसरा एक केमिकल होता है जिसका नाम है पॉलीएमीज, जो हिस्टोन प्रोटीन का काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉलीएमीज क्या बनाएंगे, ये ट्रू क्रोमोसोम्स की जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको कहते हैं जीनोफोर या न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है, और इधर क्या है, इधर न्यूक्लियोइड अब्सेंट होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रू क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट ये पॉइंट हमने बताए थे। इसमें फिर आता है कि जीनोफोर का नंबर प्रोकैरियोट्स में कितना होता है पर सेल में। तो पर सेल में जीनोफोर का नंबर सिंगल होता है, सिंगल जीनोफोर प्रेजेंट होता है पर सेल में। ठीक है, और ट्रू क्रोमोसोम्स वेरी करता है, मतलब डिपेंड करता है स्पीसीज पे। क्यों? क्योंकि जैसे हमारा ह्यूमन है, ह्यूमन के पर सेल में 46 क्रोमोसोम्स होता है, वहीं दूसरी स्पीसीज ले लें तो उसमें दूसरा होता है। ऐसे अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग होता है, तो ये डिपेंड्स करता है हमारी स्पीसीज पे। तो इसमें डीएनए कैसे होता है, वो नेकेड डीएनए होता है। नेकेड डीएनए क्यों होता है? क्योंकि जहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है, मतलब कि जब डीएनए के साथ में हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है तो डीएनए कैसा हो जाता है, वो पैक्ड हो जाता है पूरा, मतलब ऐसे पैक्ड होता है। तो जहाँ पे यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन क्या थी, एब्सेंट थी, तो यहाँ पे क्या होगा, डीएनए वो नेकेड डीएनए होगा। यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट थी तो यहाँ पे डीएनए कैसा होगा, नेकेड डीएनए अब्सेंट होगा। तो ये पता आया चला कि इसमें नेकेड क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन अब्सेंट होती है। क्योंकि जब डीएनए के साथ में हिस्टोन प्रोटीन लग जाती है तो उस डीएनए को पैक्ड डीएनए कहते हैं, जहाँ पे नहीं लगती है उसको नेकेड डीएनए बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे प्रोकैरियोट का साइज कंपैरेटिवली यूकैरियोट्स के तो स्मॉल होता है, इसका साइज लार्ज होता है। नेक्स्ट हमारा था प्लाज्मिड, तो आज हम इसको करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ तक अभी क्लियर है? जिसको अगर डाउट है तो वो भी पूछो। तो सबसे पहली बात तो ये कि प्लाज्मिड होता क्या है। ठीक है, तो प्लाज्मिड भी क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इधर प्रेजेंट होता है, इधर क्या होता है, अब्सेंट होता है। तो प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, जैसे अभी मैं बता रही हूँ। जैसे ये सेल है बैक्टीरिया की,
ठीक है, ये डीएनए है। इस डीएनए को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जीनोफोर। ठीक, अब इसके एक्स्ट्रा में और डीएनए प्रेजेंट होता है, जैसे ये डीएनए, एक और ये है, ये भी डीएनए, लेकिन इसको क्या कहते हैं, जो एक्स्ट्रा होता है उसको कहते हैं प्लाज्मिड। ठीक, ये क्या है, ये हमारा मेन डीएनए होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जैसे ये डीएनए है, ठीक, और ये भी डीएनए है, तो ये जो मेन डीएनए होता है उसको कहते हैं जीनोफोर, और जो एक्स्ट्रा डीएनए होता है उसको कहते हैं प्लाज्मिड। तो बैक्टीरिया के जो ज़्यादातर फंक्शंस है वो जीनोफोर ही जो है करता है। ठीक है, कुछ फंक्शंस होते हैं जो प्लाज्मिड करता है। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा जीनोफोर वाला डीएनए है, कौन सा प्लाज्मिड है? तो जीनोफोर का जो साइज़ होता है वो थोड़ा जो है कि वो लार्ज होता है इसके कंपैरेटिवली में। ठीक है, जो छोटा होता है उसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। ओके, तो ये जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है तो उसको कहते हैं प्लाज्मिड। तो यहाँ पे अभी ये चीज़ लिख लेते हैं, क्या लिखना है, एक्स्ट्रा प्लाज्मिड क्या हो जाएगा इसमें, एक्स्ट्रा डीएनए। तो इसको लिख सकते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इन प्रोकैरियोट्स। ठीक है, इधर क्या होता है, प्लाज्मिड क्या होता है, अब्सेंट होता है। ठीक, इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, जैसे कि ज़रूरी नहीं है सब में, मोस्टली यूकैरियोट्स में प्लाज्मिड जो होता है अब्सेंट होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे कि ईस्ट फंजाई उस यूनिसेलर होती है उसमें प्लाज्मिड क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये हमारे काम की बात नहीं है, लेकिन मैं बता देती हूँ। अब इसमें कैरेक्टर लिख लेते हैं। तो डीएनए कैसा होता है, तो डीएनए कैसा होता है, इसमें डबल स्टैंडर्ड होता है। कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। अभी हमने डीएनए कैसा बनाया था, तो कुछ ऐसे बताया था ना स्ट्रक्चर, जो भी हमने डीएनए बनाया था तो वैसे ही बनाया था ना। तो कैसा है, सर्कुलर डीएनए है। दूसरा पॉइंट क्या है, सॉरी डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। ठीक है, दूसरा क्या है, सर्कुलर डीएनए है। एक सेकेंड, सर्कुलर डीएनए, ये सर्कुलर ही ना, तो इसको क्या कहते हैं, सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्या कि इसको हम लोग सेल्फ रेप्लिकेशन, इसमें क्या होता है, सेल्फ रेप्लिकेशन प्रेजेंट होता है। सेल्फ रेप्लिकेशन का मतलब क्या है कि इसको किसी की ज़रूरत नहीं होती, ये खुद की कॉपी खुद ही बनाता है। ठीक है, तो प्लाज्मिड में क्या होता है, सेल्फ रेप्लिकेशन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ये बैक्टीरिया में करता क्या है प्लाज्मिड, तो मतलब कि इसके टाइप कितने हैं, कितने टाइप का होता है। नेक्स्ट क्या है, इसके टाइप। ठीक है, इधर तो ऑप्शन है, सिर्फ का एक एक्सेप्शन है फंजाई। ठीक है, सॉरी फंजाई में ईस्ट। अब इसके टाइप देख लेते हैं। तो इसमें पहला क्या है, एफ प्लाज्मिड। ठीक है, दूसरा को क्या है, आर प्लाज्मिड।
तीसरा क्या है, कोल प्लाज्मिड। ये क्या है, इसके टाइप्स हैं। ठीक है, तो फिर पॉइंट ये है कि एफ प्लाज्मिड करता है क्या है, तो एफ प्लाज्मिड एफ से तो क्या करता है, ये फर्टिलिटी के रिस्पॉन्सिबल होता है। फर्टिलिटी, तो एफ प्लाज्मिड क्या है, वो फर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फर्टिलिटी का मतलब क्या है कि रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आर प्लाज्मिड का मतलब क्या है, ये रेजिस्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, बचाव के लिए। ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये एफ प्लाज्मिड नाम रखा गया तो इसका कोई ना कोई कारण होगा ना कि क्यों रखा गया। तो इसका कारण ये है कि ये फर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फर्टिलिटी मतलब अगर बोलने तो कि रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आर प्लाज्मिड क्या होता है, वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, बचाव के लिए। ठीक है, और कोल प्लाज्मिड क्या करता है, ये क्या होता है, ये कॉलिसीन नाम का प्रोडक्ट इसमें होता है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन सा, कॉलिसीन नाम का एक केमिकल रिलीज करता है। ठीक, तो ये कॉलिसीन प्रोडक्शन के लिए होता है। ठीक, तो कॉलिसीन नाम का एक केमिकल जो है वो रिलीज करता है। और दूसरा इसमें एफ प्लाज्मिड क्या करता है, वो बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, इतनी बात समझ में आई आपको। ये इसका कैरेक्टर है, ये इसका है और ये इसका है। इसको मैं आपको समझा देती हूँ, यहाँ पे बना देते हैं डायग्राम। जैसे कि ये बैक्टीरिया की सेल है, ठीक है, ये डीएनए, ये डीएनए, ये क्या है, बैक्टीरिया की सेल है। ये क्या है, ये जीनोफोर है। जीनोफोर को क्या कहते हैं, मेन डीएनए। तो जीनोफोर क्या है, मेन डीएनए बैक्टीरिया का। और जो एक्स्ट्रा है ये इसको क्या कहते हैं, ये इसको प्लाज्मिड कहते हैं। तो ये कौन सा प्लाज्मिड है, तो ये एफ प्लाज्मिड है बैक्टीरिया में। ठीक, एफ प्लाज्मिड है तो प्लाज्मिड है तो डीएनए का ही पार्ट ना, क्योंकि ये भी डीएनए है तो डीएनए का ही पार्ट ना। तो अगर डीएनए का पार्ट है तो इसमें डीएनए में का पार्ट है, इसमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन होगी। ठीक है, इसमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन होगी। तो इसमें कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है, तो इसमें पीलिन नाम की प्रोटीन होती है। ठीक, तो पीलिन नाम की प्रोटीन बनाने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो पीलिन नाम की प्रोटीन बनाने की इन्फॉर्मेशन इसमें होती है। ठीक है, तो ये जो पीलिन नाम की प्रोटीन है ये बाहर एक स्ट्रक्चर ऐसे बनाती है, ऐसे। ठीक, ओके, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सेक्स पिलाई। सेक्स पिलाई, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है रिप्रोडक्शन के लिए। ओके, इतनी चीज समझ में आई। ये प्लाज्मिड कौन सा, एफ प्लाज्मिड है। एफ प्लाज्मिड क्या है, वो डीएनए का ही पार्ट है। ठीक है, डीएनए का पार्ट है तो इसमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन होगी। तो उसमें पीलिन प्रोटीन बनाने की इन्फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे पीलिन प्रोटीन बन गई, तो ये पीलिन प्रोटीन क्या करती है, ये बाहर की तरफ ऐसे स्ट्रक्चर बनाती है। इसको क्या कहते हैं, सेक्स पिलाई कहते हैं।
ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो ये हमारे रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक, ये जो सेक्स पिलाई हैं ये बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, इतनी चीज़ समझ में आई? यहाँ तक कोई डाउट हो तो अभी आप पूछो। एक चीज़ मुझे बतानी थी, मैंने डायग्राम तो रफ कर दिया है। इसमें जो एफ प्लाज्मिड था उसका फंक्शन क्या था? तो इसमें इसका जो फंक्शन था वो फिनोटाइप को कंट्रोल करने का था, एफ प्लाज्मिड का। तो ठीक, तो इसमें जो बैक्टीरिया में ज़्यादातर काम जो ज़्यादातर जो काम है वो कौन करेगा? वो जीनोफोन करेगा, मतलब मेन डीएनए। जो एक दो काम है वो क्या करेगा? वो एफ प्लाज्मिड करेगा। तो इसको एक एनसीईआरटी की लाइन है। तो जो एफ प्लाज्मिड का फंक्शन क्या था तो उसको लिख लेते हैं। एक लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में, स्टार मार्क करके लिख लेते हैं कि इम्पोर्टेंट क्या है इसमें। प्लाज्मिड आर responsible for control of some phenotype। तो इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा? तो क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी में से अगर आप जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें क्वेश्चन ये बनेगा कि प्लाज्मिड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल ऑफ सम फिनोटाइप्स। ये जो पॉइंट है मेन इम्पॉर्टेंट ये है। ठीक, यहाँ पे ऑल कर देगा। यहाँ पे क्या कुछ फंक्शन ही कंट्रोल करता है प्लाज्मिड, पूरे नहीं करता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है इसमें। यहाँ पे यहाँ तक अभी क्लियर है? तो नेक्स्ट फिर क्या है? नेक्स्ट हमारा है जो 11th पॉइंट है वो है सेल वॉल। क्या है? सेल वॉल। तो सेल वॉल प्रोकैरियोट्स में क्या होती है? प्रेजेंट होती है। और यूकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स की बात करें तो इसमें प्लांट में तो प्रेजेंट होती है। प्लांट में क्या होती है? प्रेजेंट। और अगर एनिमल सेल है तो उसमें एब्सेंट होगी। ठीक, ये चीज़ तो सबको पता है, कोई नई चीज़ नहीं है। ठीक, तो इसमें जो प्रोकैरियोट्स है इसमें आप समझना, इसमें दो एग्जाम्पल हैं। कौन कौन से? एक है बैक्टीरिया, दूसरा क्या है? आर्की बैक्टीरिया। ठीक, इतनी चीज़ क्लियर है? तो सेल वॉल क्या होती है? इसमें प्रेजेंट होती है। तो इसमें एग्जांपल लेते हैं बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी होती है? तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है तो वो पेप्टाइडोग्लाइकॉन से बनी होती है या म्यूरिन की बनी होती है। चाहे पेप्टाइडोग्लाइकॉन बोल लो या म्यूरिन, एक ही चीज़ है, इसी का दूसरा नाम है पेप्टाइडोग्लाइकॉन। इसी को क्या कहते हैं? म्यूरिन भी कहते हैं। आर्की बैक्टीरिया, इसकी सेल वॉल किससे बनी होती है? तो इसकी सेल वॉल जो बनी होती है किससे बनी होती है? स्यूडो म्यूरिन।
ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग समझेंगे, अब इसको स्प्लिट करो। पेप्टाइड का मतलब क्या होता है? पेप्टाइड का मतलब कहीं भी हो तो उसका मतलब होता है अमीनो एसिड, ठीक है, अमीनो एसिड। और ग्लाइकॉन का मतलब क्या होगा? ग्लाइकॉन का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। ग्लाइकॉन का मतलब क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। तो जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो किससे बनी है? पेप्टाइड और ग्लाइकॉन से बनी है, मतलब अमीनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई है, ठीक है। तो इतनी चीज़ समझ में आई। इसकी सॉरी सेल वॉल किससे बनी है? तो स्यूडोम्यूरिन से बनी है। अब अमीनो एसिड है तो अमीनो एसिड बहुत से टाइप की होती हैं। पॉइंट ये है कि इसमें कौन से टाइप के अमीनो एसिड है? तो इसमें जो अमीनो एसिड होते हैं तो वो इसमें जो अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं वो एल एंड डी टाइप के अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। अब इसको मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं बताऊंगी, आप बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर पढ़ोगे, बायोमोलिक्यूल्स आप उसमें पढ़ोगे, ठीक है। तो बायोमोलिक्यूल्स में आपको पढ़ाऊंगी एल एंड डी टाइप की जो प्रोटीन होती हैं, अमीनो एसिड होती हैं, ठीक है। और फिर कार्बोहाइड्रेट्स, तो ये कितने टाइप के होते हैं? तो ये यहाँ 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक नाम, एक नाग। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ठीक, इसकी है एन एसिटाइल ग्लूकासोमिक एसिड, ओके। और जब ये दोनों जुड़ते हैं, ये दोनों जुड़ेंगे आपस में, तो किससे जुड़ेंगे? जिस बॉन्ड से ये जुड़ते हैं उसको कहते हैं बीटा 1,4 ग्लूकोसिडिक बॉन्ड, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ओके। इतनी चीज़ क्लियर है। फिर पॉइंट ये आता है कि स्यूडोम्यूरिन में कौन से टाइप की प्रोटीन होती है? तो स्यूडोम्यूरिन में जो प्रोटीन होती है तो वो सॉरी प्रोटीन नहीं, अमीनो एसिड। तो स्यूडोम्यूरिन में जो अमीनो एसिड होती है, स्यूडोम्यूरिन में अमीनो एसिड एल टाइप की होती है, मोस्टली एल टाइप की होती है। आप कहोगे डी टाइप की नहीं होती? डी टाइप की होती है, कुछ में होती है। मोस्टली कैसी होती है? एल टाइप की, ओके। इतनी चीज क्लियर है यहाँ पे। हम जो प्रोटीन्स कंज्यूम करते हैं उसमें कौन से अमीनो एसिड्स होती है? जो हम लोग प्रोटीन खाते हैं उसमें मोस्टली एल टाइप की अमीनो एसिड होती है, ओके। एक वर्ड आपने सुना होगा पेनिसिलिन। पेनिसिलिन का क्या काम होता है? तो पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक होती है, वो सेल वॉल तोड़ने का काम करती है। मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ रफली। जैसे ये पेनिसिलिन है, सॉरी ये पेप्टाइडोग्लाइकॉन है, एक ये पेप्टाइडोग्लाइकॉन, ठीक। ये आपस में जिस बॉन्ड से जुड़ते हैं उसको कहते हैं क्रॉसिंग लिंकेज, सॉरी क्रॉस लिंकेज। जिस बॉन्ड से ये जुड़ते हैं पेप्टाइडोग्लाइकॉन उसको कहते हैं क्रॉस लिंकेज, ओके। और पेनिसिलिन क्या करता है? जब पेनिसिलिन इस पे डाल देते हैं तो ये क्या करेगा? क्लीवेज ऑफ क्रॉस लिंकेज बॉन्ड। तो ये जो क्रॉस लिंकेज बॉन्ड है उनको तोड़ देता है। तो मोस्टली इसका काम क्या होता है कि सेल वॉल को तोड़ना, सेल वॉल को तोड़ना। क्रॉस लिंकेज का क्या काम होता है? ये सेल वॉल फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि इससे सेल वॉल फॉर्मेशन होता है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन को आपस में जोड़ने का काम करता है, ओके। और पेनिसिलिन क्या करता है? जिसको अगर लिखना है तो वो लिख ले, मैं आपको ऐसे रफली बता दे रही हूँ। पेनिसिलिन का काम होता है, अगर हम पेनिसिलिन डाल देते हैं इस पर तो सेल वॉल को तोड़ देता है, क्योंकि ये क्रॉस लिंकेज जो बॉन्ड होता है उसको तोड़ता है। यहाँ तक क्लियर है? अभी लिख लो, या स्क्रीनशॉट लेना हो किसी को तो वो ले लो। तो आप लोग यार शेयर नहीं करते हो।
अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और अपने फ्रेंड्स में आप शेयर करो। आपको इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है फ्री में, आप मैच कर लेना पेड बैच से। आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ाएगा कोई भी यूट्यूब पे, वो भी फ्री में। 1-2 लेक्चर्स आएंगे, उसके बाद फिर नहीं पढ़ाएगा। हाँ पढ़ाएगा, लेकिन वो आपको लास्ट में जब आधा सेशन निकल जाएगा। ओके, यहाँ तक अभी क्लियर है सबको? तो फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है सेल मेम्ब्रेन। कौन से कितने पॉइंट हो गए थे? 11 पॉइंट हो गया था। नेक्स्ट है हमारा सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है अभी यहाँ तक? पीछे अगर आपको कोई डाउट है तो वो अभी आप पूछ सकते हो। यहाँ तक अभी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो आप पूछ लो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। सेल मेम्ब्रेन, तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? इसमें भी सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? प्रेजेंट होती है। ओके, और यूकैरियोट्स में इधर भी प्रेजेंट होती है, दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं। तो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है, वो लाइन क्या है वो यहाँ पे लिख देते हैं कि सेल मेम्ब्रेन सिमिलर इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ठीक, इतनी चीज़ क्लियर है? ये एनसीईआरटी की लाइन है। तो मतलब कहने का क्या है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो प्रोकैरियोट्स की हो या यूकैरियोट्स की हो, दोनों ही सिमिलर होती है। मतलब दोनों को ही फ्लूइड मोज़ेक मॉडल से मतलब डिफरेंशिएट करा जाता है। ओके, यहाँ तक क्लियर है? फिर दूसरी चीज़ यह आती है कि इसमें मेम्ब्रेन स्टेबलाइज़र कौन सा होता है और इसमें कौन सा होता है। ठीक है, डिफरेंस इसमें क्या है? इसमें डिफरेंस ये है कि जो प्रोकैरियोटिक की सेल मेम्ब्रेन होती है उसको स्टेबल करने के लिए एक केमिकल आता है। तो वो केमिकल कौन सा है? तो मेन डिफरेंस वही है। ठीक है, तो लिख लेते हैं मेम्ब्रेन ठीक। बहुत से लोगों को यही नहीं पता होता है कि स्टेबलाइज़र क्या होता है। ओके, तो स्टेबलाइज़र का क्या मतलब होता है? स्टेबल करना। जैसे कि मेम्ब्रेन क्या होती है? बहुत ही थिन सा कवर होता है। ओके, तो जैसे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया तो मेम्ब्रेन टूटने के चांस रहते हैं। ओके, तो उसको स्टेबल करने की ज़रूरत रहती है, तो उसी के लिए यहाँ पे एक केमिकल यूज़ होता है, उसी को कहते हैं मेम्ब्रेन स्टेबलाइज़र। तो वो केमिकल कौन सा होता है? यहाँ पे होपोनॉइड्स होता है प्रोकैरियोट्स में, होपोनॉइड्स। ओके, इसमें इधर साइड कौन सा आता है? इधर आता है कोलेस्ट्रॉल, या इसको कहते हैं स्टेरॉल। दूसरी चीज़ क्या आती है? जो हमारी प्रोकैरियोट्स की सेल होती है उसमें इनफोल्डिंग हो जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मीजोजोम। प्रोकैरियोट्स की सेल में अंदर को इनफोल्डिंग हो जाती है। इनफोल्डिंग जो हो जाती है उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मीजोजोम। तो इस सब इधर क्या होता है? मीजोजोम प्रेजेंट होते हैं। इधर क्या होती है? अब्सेंट होती है। ओके,
अभी मैं आपको बताती हूँ डायग्राम बना के। अभी दिख रहा है ना? हाँ, जैसे ये स्ट्रक्चर है, ये क्या है, ये हमारी हो जाएगी सेल वॉल। ऐसे लिख दे रही, समझ में आ जाएगा। ये हमारी हो जाएगी सेल वॉल, ठीक है। उसके अंदर ये ऐसी स्ट्रक्चर होती है, ये क्या होगी, ये इनफोल्डिंग बन जाती है अंदर, ऐसे करके स्ट्रक्चर होती है। ये जो इनफोल्डिंग हो जाती है इस स्ट्रक्चर को, ये सेल मेम्ब्रेन है हमारी, इसमें जो इनफोल्डिंग होती है, एक मिनट, ये जो इनफोल्डिंग है इसको क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे हम मीजोजोम। क्या बोलेंगे? मीजोजोम। इस कैसे बनती है ये? तो ये इनफोल्डिंग ऑफ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के इनफोल्ड होने से बनती है, इनफोल्डिंग ऑफ मेम्ब्रेन। इससे होता क्या है, इससे जो मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। सरफेस एरिया क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, ओके। और ये जो स्ट्रक्चर है बड़ी वाली, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सेंट्रल मीजोजोम। इसको क्या कहेंगे, सेंट्रल मीजोजोम। सेंट्रल मीजोजोम क्यों कहेंगे, अभी बता रहे हैं, एक सेकेंड में लिख देती हूँ। सेंट्रल मीजोजोम, तो इसको सेंट्रल मीजोजोम क्यों कहेंगे, क्योंकि ये सेंट्रल वाले पार्ट को, बीच वाले पार्ट को भी कवर कर रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं सेंट्रल मीजोजोम। और ये जो छोटी सी स्ट्रक्चर होती है इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं पेरीफेरल मीजोजोम। क्यों? क्योंकि ये सेंट्रल वाले पार्ट पे नहीं जा रही हैं, सिर्फ पेरीफेरल एरिया पर ही हैं, इसीलिए इसको कहते हैं पेरीफेरल मीजोजोम, ओके। पेरीफेरल मीजोजोम। अभी आपको कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा, ओके। यहाँ तक भी आप देखो, कुछ डाउट हो तो आप पूछो। ये जो छोटी छोटी से होते हैं इनको बोलते हैं क्या, पेरीफेरल मीजोजोम। क्यों? क्योंकि ये सेल के बीच तक नहीं पहुंच पाता है, इसीलिए इसको पेरीफेरल मीजोजोम बोलते हैं, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है अभी? तो इसमें मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर होता है, यहाँ पे होपोनॉइड्स होता है, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल होता है, या इसको स्टेरॉयल बोलते हैं। यहाँ पे मीजोजोम प्रेजेंट होता है, यहाँ पे एब्सेंट होता है, क्योंकि इसमें प्रोकैरियोट्स की सेल में इनफोल्डिंग हो जाती है, उसको क्या कहते हैं, मीजोजोम। तो जो सेंट्रल पार्ट को, जो बड़ी स्ट्रक्चर होती है वो सेंट्रल पार्ट को कवर कर रही होती है, इसीलिए उसको सेंट्रल मीजोजोम बोलते हैं। पेरीफेरल मीजोजोम क्यों बोलते हैं, जो छोटी छोटी स्ट्रक्चर होती है उसको बोलते हैं पेरीफेरल मीजोजोम। ये क्या होता है, सेंटर वाले पार्ट को कवर नहीं कर रहा होता है। मीजोजोम्स कैसे बनते हैं, जो इनफोल्डिंग ऑफ मेम्ब्रेन के होने से मीजोजोम बनता है। मीजोजोम का काम क्या होता है, इससे मतलब क्या होता है, तो इस सरफेस एरिया क्या होता है, वो इंक्रीज हो जाता है। यहाँ तक समझ में आई? सेंट्रल मीजोजोम क्यों कहते हैं, क्योंकि सेल के बीच में आ जाता है, यहाँ पे सेल के बीच में आ रहा है ना ये वाला मीजोजोम, ओके। अब नेक्स्ट कर लेते हैं फटाफट। अब मीजोजोम के फंक्शंस क्या होते हैं, यहाँ पे फंक्शंस लिख लेते हैं। मीजोजोम फंक्शन, एक मिनट, यहाँ पे इतना क्लियर हो गया। मीजोजोम किससे बना, तो वो मेम्ब्रेन से बना, वो भी कैसे, जब मेम्ब्रेन अंदर की जगह इनफोल्ड हो गई तो उससे बना, ठीक है। मीजोजोम का फंक्शंस क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन में, डीएनए रेप्लिकेशन, मैं सारे पॉइंट्स लिख देती हूँ फिर आपको भी समझाती हूँ। डीएनए रेप्लिकेशन,
दूसरा क्या है, रेस्पिरेशन, या इसी को कहते हैं एनर्जी प्रोडक्शन, या इसी को कहते हैं ईटीएस साइकिल। फिर क्या है, सेल वॉल फॉर्मेशन, दूसरा क्या है, सेपरेशन ऑफ डॉटर सेल, सेपरेशन ऑफ डॉटर सेल। फिर क्या है, सेक्रेशन ऑफ मटेरियल, सेक्रेशन मतलब रिलीज करना, सेक्रेशन ऑफ मटेरियल्स। इतनी चीज समझ में आ रही है। तो इसके फंक्शंस क्या क्या है, तो पहला क्या है, बैक्टीरिया में डीएनए रेप्लिकेशन करता है डिवीजन के टाइम पे, ओके। आप इसको चाहे रेस्पिरेशन बोल दो, या एनर्जी प्रोडक्शन, या ईटीएस साइकिल, कुछ भी कह दो, दोनों सब एक ही हैं, ओके। तो क्यों करता है, क्यों, क्योंकि जैसे जब इसमें इनफोल्डिंग होती है ना मेम्ब्रेन का, तो मीजोजोम में जब मीजोजोम इनफोल्डिंग होती है तो इसमें क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो ईटीएस साइकिल्स में क्या होता है, इसमें एंजाइम्स का नंबर भी बढ़ जाता है, ठीक। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा एंजाइम्स का नंबर, और जितना ज़्यादा एंजाइम्स का नंबर, एनर्जी प्रोडक्शन अपने आप ही बढ़ जाएगा, ओके। सेल वॉल फॉर्मेशन भी इसमें होता है। सेल वॉल फॉर्मेशन कैसे, जब बैक्टीरिया डिवीजन कर रहा होता है तो उसमें सेल वॉल फॉर्मेशन भी करता है, ठीक। अब जैसे ही सेल वॉल बनती है तो उसमें क्या होता है, सेपरेशन ऑफ डॉटर सेल। जब सेल वॉल बनती है, जैसे ये सेल वॉल बनी, तो इसमें डॉटर सेल को भी क्या करता है, सेपरेट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, ये सेक्रेशन ऑफ मटेरियल। सेक्रेशन ऑफ मटेरियल का मतलब क्या होता है कि मटेरियल को रिलीज करने का काम करता है। ये सारे के सारे क्या हैं, मीजोजोम के फंक्शंस, ओके। अब सेल मेम्ब्रेन और मीजोजोम्स हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम क्या बात करने वाले हैं, सेल ऑर्गेनेल्स। 13 पॉइंट है, सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक। सेल ऑर्गेनेल्स की बात करें तो इसमें 2 पॉइंट आता है, एक मेम्ब्रेनस, एक मेम्ब्रेनलेस, ठीक है। 2 टाइप के हो जाएंगे इसमें ऑर्गेनेल। एक कैसे हो जाएंगे, मेम्ब्रेनस मतलब जिसमें मेम्ब्रेन होती है, तो लिख लेते हैं पहला कौन सा, मेम्ब्रेनस। दूसरा कौन से हो जाएंगे, मेम्ब्रेनलेस। मेम्ब्रेन लेस। तो ध्यान से सुनना, मेम्ब्रेनस वाले क्या होता है, इसमें अब्सेंट होते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें तो जो मेम्ब्रेनस होता है उसमें जो सेल ऑर्गेनल्स होता है उसके आसपास जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो इसमें एब्सेंट होते हैं, ठीक। जैसे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, गोल्जी बॉडी, ईआर, क्लोरोप्लास्ट, क्या होता है इसमें एब्सेंट होंगे, इधर क्या हो जाएंगे, ये प्रेजेंट हो जाएंगे। इधर क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। कौन कौन से, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, ये सब क्या होंगे, इधर प्रेजेंट है, मेम्ब्रेनस वाले। क्योंकि इधर मेम्ब्रेन्स मतलब जिन ऑर्गेनेल्स के
ऊपर मेम्ब्रेन्स होती है वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जिसमें नहीं होती है वो इधर एब्सेंट होते हैं, सॉरी जिस पे होती है वो यहाँ पे प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। जो मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल्स होते हैं यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में क्या होते हैं, मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं। तो कॉमन चीज़ क्या है कि मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं। और कौन सा वो है कॉमन जो दोनों में प्रेजेंट होते हैं, तो उसका एग्जाम्पल है पहला, इसमें क्या है मेम्ब्रेनस वाले, इसमें सारे के सारे एब्सेंट होते हैं, इसमें क्या है प्रेजेंट होते हैं। तो ये कॉमन चीज़ कॉमन नहीं है इसमें, ये दोनों में कॉमन है क्योंकि इसमें भी प्रेजेंट है इधर भी प्रेजेंट है। तो इसमें एग्जाम्पल, इसमें कौन सा एग्जाम्पल है, राइबोसोम। ठीक है, क्योंकि हमने बताया कि दोनों में जो मेम्ब्रेन होती है वो सिमिलर होती है। अभी हमने बताया था सेल मेम्ब्रेन दोनों में क्या है कॉमन होती है। तो इसमें कॉमन क्या है, कॉमन है राइबोसोम, क्यों, क्योंकि वो दोनों में प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, इसका राइबोसोम कौन सा होता है, इसका राइबोसोम होता है 70S टाइप का। 70S यहाँ पे जो राइबोसोम होगा ATS राइबोसोम। ठीक है, तो राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन, राइबोसोम को क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइबोसोम होता है ये किससे बना होता है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है वो मैं बताती हूँ। ये 30S राइबोसोम प्लस 50S राइबोसोम से मिलकर क्या बनता है 70S राइबोसोम। ये 80S इधर साइड का प्रेजेंट होता है, मतलब 40S प्लस 60S राइबोसोम। ये S है, आप 5 मत समझ लेना। ये मैं ऐसे कर देती हूँ। ओके, इतनी चीज़ क्लियर। अब आप सोचोगे कि इसमें 70 है, 30 और 50 मिला के तो 80 हो जाएगा। ये चीज़ आप ऐसे समझो जैसे कि ये मतलब ये दोनों जब मिलते हैं आपस में थोड़ा सा पार्ट क्या होता है ओवरलैप हो जाता है, इसीलिए 70 बनता है। जैसे ये कैप है, इसकी लेंथ आप अलग मेज़र करो और इसकी लेंथ आप अलग मेज़र करो, दोनों की लेंथ ज़्यादा होएगी। इतनी है, आप मान लो कितनी है, आप देखो इतनी है, यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, अब इसको अगर हम इसको बंद कर दें तो ये देखो ना, इतना पार्ट है, ये कितना पार्ट अंदर जा रहा है, इतना पार्ट इसका क्या हो गया ओवरलैप हो गया, इसकी लेंथ कम हो गई, यहाँ तक हो गई। तो वही चीज़ इसमें है, जब दोनों जुड़ते हैं तो क्या होता है कि थोड़ा सा पार्ट ओवरलैप हो जाता है, इसीलिए 70S इधर 80S। ओके, इतनी चीज़ क्लियर है अभी यहाँ तक? अभी कुछ डाउट हो तो आप पूछो। अब नेक्स्ट फिर क्या आता है, सेल ऑर्गेनेल कौन सा है, थर्टीन पॉइंट्स हो गया था हमारा। नेक्स्ट है 14 है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, दिख रहा है ना, हाँ 14 है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि मैंने आपको बताया माइटोकॉन्ड्रिया कैसा है, मेम्ब्रेनस है। तो इधर साइड को प्रेजेंट होगा क्या, आप बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा, अब्सेंट होगा। यहाँ पे क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया अब्सेंट है, और इधर क्या है, इधर प्रेजेंट है। अब माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे अब्सेंट है तो फिर क्या प्रेजेंट होगा, कोई ना कोई तो प्रेजेंट होगा ना उसका काम करने के लिए यहाँ पे उसके जैसा। तो यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है उसके जैसा कौन सा होता है यहाँ पे, अभी मैंने पीछे बताया आपको। तो यहाँ पे मीजोजोम प्रेजेंट होता है इसके जैसा, जो क्या होता है एनर्जी बनाता है, इसकी जगह पे यहाँ पे मीजोजोम प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा,
नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे क्या होगा, अब्सेंट होगा। क्यों अब्सेंट होगा, जितने भी मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनेल्स होते हैं वो यहाँ पे क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक, अब यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट नहीं है। आप सोचो इसका काम कौन करेगा, है ना। तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट नहीं है फोटोसिंथेसिस के लिए। अब आप सोचो इसका फोटोसिंथेसिस कैसे होगा। तो क्लोरोप्लास्ट की जगह पे, क्लोरोप्लास्ट की जैसे ही दूसरी स्ट्रक्चर यहाँ पे होती है उसको कहते हैं क्रोमैटोफोर। वो यहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है। क्रोमैटोफोर। ये यहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इधर क्या होता है, इधर यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो क्रोमैटोफोर की ज़रूरत नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब्सेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, लाइसोसोम। अब बताओ यहाँ पे लाइसोसोम प्रेजेंट होगा क्या। अभी मैंने पहले बता चुके हैं स्टार्टिंग में ही कि जितने भी ऑर्गेनेल्स जिसमें मेम्ब्रेन्स होती हैं, मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो यहाँ पे सारे क्या हो जाएंगे, अब्सेंट हो जाएंगे। और मेम्ब्रेन, इसका लाइसोसोम का दूसरा नाम क्या होता है, आप बताओगे इसको और किस नाम से जानते हैं। इधर क्या हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा। तो लाइसोसोम को ही सुसाइडल बैग कहते हैं। ओके। और नेक्स्ट फिर क्या है, फ्लैजिला। नेक्स्ट क्या है, फ्लैजिला। ओके। तो इसमें फ्लैजिला क्या होता है, इधर भी प्रेजेंट होता है। इधर क्या होता है, फ्लैजिला, इधर भी प्रेजेंट होता है। अब आप पूछोगे कि इसमें डिफरेंट क्या है, दोनों साइड प्रेजेंट होता है। तो इसमें जो फ्लैजिला प्रेजेंट होता है वो किससे बनाता है, तो फॉर्म्ड बाय फ्लैजिलिन प्रोटीन। इधर का जो फ्लैजिला होता है वो कौन सी प्रोटीन से बना होता है, तो फ्लैजिलिन प्रोटीन, फ्लैजिलिन प्रोटीन। ओके। इधर का जो फ्लैजिला होता है वो किससे बना होता है, तो फॉर्म्ड बाय ट्यूबुलिन प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन। फ्लैजिला दोनों में प्रेजेंट है, फर्क इधर है, इतना है, ये फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना होता है, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है। ओके। नेक्स्ट क्या है, साइक्लोसिस, या इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। एक पॉइंट मैं छूट दे रही हूँ, चलो पहले ये लिख लेते हैं, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। समझ आ तो जाना चाहिए, स्ट्रीमिंग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पहले ये समझ लेते हैं फिर आपको ये आएगा। साइटोस्केलेटन। तो साइटोस्केलेटन क्या होता है, सेल का स्केलेटन। ठीक है। तो ये किससे बना होता है, तो साइटोस्केलेटन जो होता है वो 3 चीज़ों से बना होता है। इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो यहाँ पे जो ये कैरेक्टर जितने हैं ये प्रोकैरियोट्स के हैं, ये यूकैरियोट्स के हैं। ठीक है। तो साइटोस्केलेटन यहाँ पे क्या होता है, अब्सेंट होता है। साइटोस्केलेटन क्या होता है, अब्सेंट होता है।
तो साइटोस्केलेटन एब्सेंट होता है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गया, माइक्रोफिलामेंट है, इंटरमीडिएट फिलामेंट है, ये सारे क्या हो जाएंगे, एब्सेंट हो जाएंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब फिर ये आता है साइक्लोसिस या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। क्यों? क्योंकि साइटोस्केलेटन एब्सेंट होता है, इसकी वजह से साइक्लोसिस भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एब्सेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज़ इसमें नहीं प्रेजेंट होती, क्योंकि ये एब्सेंट हो, तो इसकी वजह से माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये सारे एब्सेंट हो जाते हैं। इसी वजह से साइक्लोसिस क्या होता है, वो भी क्या हो जाता है, एब्सेंट हो जाता है। इधर क्या हो जाता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट पार्ट क्या है, जो कि लास्ट है, एक सेकेंड, ये जो हमारे पॉइंट्स हैं, ये जो सेल ऑर्गेनेल्स वाला है 13, इसके अंदर के जो एग्जाम्पल थे वो हैं कि किस में कौन से प्रेजेंट है, कौन से नहीं प्रेजेंट है। ओके, तो ये वाले जो पॉइंट है सेल ऑर्गेनेल्स के हैं। पहला ऑर्गेनेल्स ये हो गया जो कि कॉमन है दोनों में, ठीक है, दोनों में प्रेजेंट होता है। डिफरेंस ये है, इसमें 70s होता है, इसमें 80s होता है। फिर नेक्स्ट हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, ये नंबरिंग आप सही कर लेना, उसके सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर के पॉइंट्स हैं ये, या आप अलग करके लिख लो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसमें क्या होता है, सिंगल एनवेलप सिस्टम क्या होता है, प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोट्स में कैसा एनवेलप होता है, एनवेलप सिस्टम, तो इसमें जो एनवेलप सिस्टम होता है वो कैसा होता है, कोई बताएगा? प्रोकैरियोट्स में सिंगल एनवेलप सिस्टम होता है, क्या होगा, प्रेजेंट होगा। फिर इधर आता है यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स में क्या सिंगल एनवेलप सिस्टम होगा, नहीं, यहाँ पे कैसा होगा, यहाँ पे डबल एनवेलप सिस्टम होगा, डबल एनवेलप सिस्टम क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो हमारा जो प्रोकैरियोट्स होता है उसमें सिंगल एनवेलप सिस्टम प्रेजेंट होता है, यूकैरियोट्स में हमारा डबल एनवेलप सिस्टम प्रेजेंट होता है। कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, वो मैं आपको बता रही हूँ कैसे। जैसे ये हमारी सेल है प्रोकैरियोट्स की, ये हमारी यूकैरियोट्स की सेल है, ओके, यहाँ तक सबको समझ आ रहा है? ये क्या है, ये हमारी हो जाएगी सेल वॉल, ये क्या है, ये भी क्या हो जाएगी, सेल वॉल। फिर ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। अब आप बोलोगे यहाँ तक तो सेम है चीज़ें, ओके, तो ये जो पार्ट है, ये इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आउटर एनवेलप सिस्टम, आउटर एनवेलप सिस्टम। इधर इसको क्या बोलेंगे, इसको भी सेम बोलेंगे, आउटर एनवेलप सिस्टम। ओके, डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, ये जैसे ये इसके बाहर क्या होता है, मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती है, जैसे ये इसके अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया, इतनी चीज समझ में। डबल एनवेलप सिस्टम का मतलब ये नहीं कि 2 लेयर होंगी, जैसे ये सेल, ये है, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, इसके बाहर क्या है, ये ऑर्गेनेल्स, ये मेम्ब्रेन है, ठीक, ये जो ये सेल है, इसके
जो सेल ऑर्गेनेल्स है इसके ऊपर भी क्या है, मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती है। इधर ये लाइसोसोम वगैरह है, इधर भी क्या होता है, सबके ऊपर क्या होता है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं यहाँ पे, कहने का मतलब ये है कि जितने भी ऑर्गेनेल्स यहाँ पे होते हैं उनके ऊपर मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती है। तो इसीलिए इसको कहते हैं डबल एनवेलप सिस्टम। ये नहीं कि ये दो सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, इसकी वजह से दो लेयर्स हैं, इसकी वजह से डबल एनवेलप सिस्टम बोलते हैं। तो दोनों में है तो कॉमन है। तो इसमें जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उसमें सेल मेम्ब्रेन्स, सॉरी, जो उसमें इसमें जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उसके ऊपर मेम्ब्रेन्स नहीं प्रेजेंट होती हैं। इसमें हमने यहाँ पे लास्ट वाले में हमने लिखवाया है, यहाँ पे मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर क्या होती है, एब्सेंट होती हैं। ओके, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इंटरनल एनवेलप सिस्टम एब्सेंट। इधर क्या कहेंगे, इन तीनों को मिला के क्या कहेंगे, सबके मेम्ब्रेन्स को मिला के इंटरनल एनवेलप सिस्टम ओके। तो इसका मतलब क्या है, इसमें भी सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, तो इसको क्या कहते हैं, आउटर एनवेलप सिस्टम। ये भी आउटर एनवेलप सिस्टम, ये दोनों में है तो ये कॉमन है। ओके, डिफरेंस क्या है कि इधर इंटर एनवेलप सिस्टम एब्सेंट होता है, इधर इंटर एनवेलप सिस्टम प्रेजेंट होता है। क्यों? क्यों जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स, इनके ऊपर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। ओके, तो इतना क्लियर है। अभी यहाँ सारे डिफरेंस मैंने करा दिए हैं। इसमें क्या है, सिर्फ एक ही आउटर एनवेलप सिस्टम प्रेजेंट है, इंटरनल एनवेलप सिस्टम क्या है, एब्सेंट है। इसीलिए क्या कहते हैं, सिंगल एनवेलप सिस्टम प्रेजेंट होता है। इधर डबल एनवेलप सिस्टम प्रेजेंट होता है, क्यों कहते हैं, आउटर भी प्रेजेंट होता है और इंटरनल भी प्रेजेंट होता है। ओके, ये सारी चीज़ें आपको आगे काम आएंगे, तो बार बार पढ़नी नहीं रहेंगी, एक ही बार सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, और जितना हो सके आप शेयर कीजिए। आपको फ्री में इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है। ओके, चलिए फिर रखते हैं, बाय बाय। तब तक अपना ध्यान रखना और अच्छे से पढ़ाई करो।